बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीप लर्निंग में हम पढ़ने जा रहे हैं जी स्केलर्स, वेक्टर्स, टेंसर्स। ये कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज। हम इसको बार बार जो है वो दोहराएंगे। तो ये सीख लेना हमारे लिए बहुत हद तक ज़रूरी है ताकि हम बार बार इसकी डिटेल के अंदर जाके इसको ना समझें, हमारे सामने जब टर्म आए तो हमें इसका कॉन्सेप्ट रिकॉल हो सके। अब आपने स्केलर्स, वेक्टर्स, टेंसर्स, इन टर्मिनोलॉजीज को समझना है बड़े पुरसकून अंदाज के अंदर। इंशाल्लाह आपको जो कंफ्यूजन होना वो दूर हो जाएगी। स्केलर्स, ये ज़रा हेडिंग पढ़ लीजिए कि स्केलर्स क्या हैं, जीरो डी टेंसर्स होते हैं। अब इसको हम प्रूव करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे कि व्हाई स्केलर्स आर जीरो डी टेंसर्स एंड व्हाट आर टेंसर्स एंड व्हाट आर जीरो डी, वन डी, टू डी, थ्री डी, फोर डी, फाइव डी। ठीक है, अच्छा जी। ए टेंसर ये क्या है, इसे हम बताते हैं क्या है। हमने कल पढ़ा है, वो स्टार्टेड फ्रॉम डाटा स्टोर्ड इन ए मल्टी डायमेंशनल numpy array आल्सो कॉल्ड टेंसर्स। डाटा आपका जो मल्टी डायमेंशनल numpy arrays के अंदर स्टोर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, टेंसर्स। अब आपके पास numpy arrays है, उसकी डायमेंशन की एक्सिस की बुनियाद पे उसे टेंसर्स का नाम किया दिया जाता है। मसलन आपके पास ये x इज इक्वल टू np डॉट एरे 12 है, ये एक टेंसर है। ठीक है, टेंसर क्या है, एरेज ऑफ डाटा। मल्टी डायमेंशनल का वर्ड अभी छोड़ दीजिए, नम्पाई एरेज को ही टेंसर भी कहा जाता है डीप लर्निंग की जुबान में। जैसे नम्पाई एरेज को पांडास की जुबान में सीरीज कहा जाता है, इसी तरह डीप लर्निंग की जुबान में टेंसर्स कहा जाता है। तीनों को डिफरेंशिएट हो गया। सर एक बार दोबारा रिपीट करिए। देखिए, आप नम्पाई के अंदर एलिमेंट्स जो देखें, पाइथन के अंदर आप मल्टी एलिमेंट्स को एक जगह असेंबल कर देते हैं। ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, लिस्ट कहते हैं, राइट। यस। नम्पाई के अंदर जब आप यही काम करते हैं एक लिस्ट को np डॉट एरे के फंक्शन के साथ, तो वो लिस्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसकी जो टाइप है वो एरे हो जाती है, राइट। यस सर। जब उस एरे को या उस लिस्ट को आप डॉट पीडी डॉट सीरीज के फंक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सीरीज। सीरीज में। इट्स मीन पाइथन के अंदर वही चीज आपको लिस्ट के नाम से पुकारती है, नमपाई के अंदर वही चीज आप एरे के नाम से पुकारते हैं, पांडास के अंदर वही चीज आप सीरीज के नाम से पुकारते हैं, और डीप लर्निंग के अंदर वही चीज आप टेंसर्स के नाम से पुकारते हैं। तीनों का डिफरेंशिएट क्रिएट हो गया। यस सर, समझ आ गई। अब चलिए, अब पहला लफ्ज समझाना जरूरी था क्योंकि पहला लफ्ज जब समझेंगे नहीं आप आगे नहीं जाएंगे। ए टेंसर, अब आपके जहन में आ गया कि टेंसर क्या है, टेंसर की बात कर रहा है। दैट कंटेन्स ओनली वन नंबर इज कॉल्ड ए स्केलर। अब एक अरे जो डीप लर्निंग के अंदर है वो टेंसर है, राइट। आप जरा इस टॉपिक के अंदर जो है ना तमाम के तमाम कंट्रीब्यूट कीजिएगा ताकि कंफ्यूजन कोई ना रह जाए। देखिए कि ये मैं अगर कहूँ एन एरे तो भी बात ठीक है, इट्स मीन मैं नंपाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ एन एरे या मैं कहता हूँ अ लिस्ट दैट कंटेन्स ओनली वन नंबर इज कॉल्ड ए स्केलर, इस बात को आप समझिए। ए लिस्ट, एन एरे, ए सीरीज और ए टेंसर, चारों लफ्ज एक ही हैं, लेकिन इस्तेमाल जो है वो अपनी अपनी लाइब्रेरीज के अंदर इस्तेमाल, अपनी अपनी फील्ड के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। क्लियर है? यस सर। चलें जी सर। अब आपके सामने आपने इस टेंसर को एक एरे ही लेना है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ए टेंसर दैट कंटेन्स ओनली वन नंबर इज कॉल्ड ए स्केलर। ऐसी एरे जो नंपाई के अंदर तो एरे कहलाती है लेकिन डीप लर्निंग में टेंसर, यानी ऐसा टेंसर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो। और टेंसर आपको पता है क्या है, एरे ही है। ऐसी एरे या ऐसा टेंसर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर हो आपके पास, वो क्या कहलाता है, स्केलर।
अब आपके पास दो चीजें होती हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स की डायमेंशन नहीं होती। अब मैं आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जरा बता रहा हूँ, यहाँ जीरो से आपको प्रूव डायमेंशन। होगी चीज। तो इसकी जीरो डायमेंशन यहाँ पे यस लिखी सर। हुई है, ठीक है। स्केलर्स की डायमेंशंस नहीं होती। आप 1 2 3 4 5 6 नंबर ले लें, स्केलर्स की कोई ये तमाम के तमाम स्केलर्स हैं, इनका स्केल किया जा सकता है, इनको स्केल किया जा सकता है, इसलिए इनकी डायमेंशन नहीं है। दूसरी साइड पे वेक्टर, जब आप वेक्टर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो फिर वेक्टर्स की डायमेंशंस भी होती हैं, वो 1D 2D 3D वो फिर सो ऑन, ठीक है। ये चीज आपको जरा जहन में रखिएगा। ऐसा टेंसर, अब टेंसर के लिए कोई शर्त नहीं है कि वो 1D 2D 3D हो। ए टेंसर दैट कंटेन्स ओनली वन नंबर इज कॉल्ड ए स्केलर। ऐसा टेंसर, ऐसी अरे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो क्या कहलाएगा? आपका स्केलर। या उसे आप क्या कह सकते हैं? स्केलर टेंसर और जीरो डायमेंशनल टेंसर और जीरो डी टेंसर। ये चार नाम ज़हन में रखिएगा। स्केलर है तो आप उसको स्केलर टेंसर भी कह सकते हैं क्योंकि वो अरे है, और अरे कौन सी है? एक एलिमेंट की। दूसरे नंबर पे आप जीरो डायमेंशन है क्योंकि स्केलर की डायमेंशन नहीं होती, तो इस बुनियाद पे आप उसे कहेंगे जीरो डायमेंशनल टेंसर। यानी ऐसी अरे जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, जीरो डायमेंशन है, तो वो टेंसर अरे के लिए, और डायमेंशन जीरो है तो जीरो डायमेंशनल टेंसर और जीरो डी टेंसर, ठीक है। ये तीनों नाम एक ही चीज के। अब देखिए जरा, इन नंपाई ए फ्लोर 32 और ए फ्लोर 62 नंबर ए है, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली एंड ओनली वन इज ए स्केलर टेंसर or scalar array. You can display the number of axes of a numpy tensor by the ndim attribute. तो हम ndim से एट्रीब्यूट या जो उसका है उसे हम डायमेंशन भी चेक करेंगे। स्केलर टेंसर्स है जीरो एक्सिस। एक्सिस क्या है? आपकी डायमेंशन है, और डायमेंशन क्या है? उसकी बुनियाद पे आप यस स्केलर सर। वेक्टर या एक्स 1D जीरो। 2D 3D कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एंड डायमेंशन जीरो है। द नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ ए टेंसर इज कॉल्ड इट्स रैंक। अब आपके जो नंबर ऑफ एक्सिस हैं उनकी बुनियाद पे आपके रैंकिंग की जाती है टेंसर्स की। अगर स्केलर है तो वो जीरो डी टेंसर है, ठीक है। अगर वो वेक्टर है तो वेक्टर के अंदर फिर आपके 1D 2D 3D जो है ना वो मौजूद होती हैं। वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ये लाइन जरा याद रखिएगा कि हम अगर एक्सिस हमारे पास हो, एक्सिस क्या है? डायमेंशंस। जितनी डायमेंशंस होंगी इट्स मीन उतने ही एक्सिस होंगे, जितने एक्सिस होंगे उतने ही उसके रैंक्स होंगे। ये बात क्लियर है यहाँ तक? आप सबको कोई कंफ्यूजन? यस सर। अच्छा सर, वैसे ये टॉपिक से थोड़ा हट के, डायमेंशन जो है ये जो वेक्टर होती है उसमें आपका मैग्नीट्यूड और साथ में वो होती है ना डायरेक्शन होती है, और जो जी जी स्केलर जी जी, होती है बिल्कुल बिल्कुल। ये स्केलर में फिजिक्स। ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना ये सर? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं सर, समझ आ गई। चलें एक मिनट, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना। ये मेरे पास तो बड़ा है सारा कुछ। सर इफ यू डोंट माइंड, ये बताएंगे आपके पास ये सारा कुछ वैसे आप क्या टीचर है, मतलब आप बच्चों में? नहीं जी, मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन किताबों का शौक रखता हूँ, ठीक है। तो इल्म की तलब है, इल्म का प्यासा हूँ, बस उसके लिए मैंने रखा हुआ है। वैसे इतना डाटा जो है ना वो टीचर्स के पास जो है वो जो है ना डाटा हम देखते थे, उनके पास भी नहीं था वो, बस सारा उन्होंने रखा हुआ था ऐसे ही। लेकिन ये हमारे पास तो सारा, आप चैप्टर में ये देखें ना, आपके पास चैप्टर वाइज सारे टेस्ट भी मौजूद हैं। ये फर्स्ट ईयर की बुक में भी है, फिजिक्स की बुक में, जी जी, स्केलर और वेक्टर। मैं उसी को ही जो है ना टारगेट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 2 है, चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में। सर ये फिजिक्स में भी है टेंसर। जी जी, ये देखें, मैं आपको जब से डीप लर्निंग पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से आपको बहुत ज़्यादा हवाले दिए हैं, ठीक है। इंजाइम्स का हो गया, और वो स्टाइकोमेट्री का हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिएगा डायमेंशन। अच्छा, दूसरे चैप्टर में आ जाते यस हैं, सर। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। सर रैंक होते हैं मैथ्स में। देखिए यहाँ पे इसकी आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से आपको गर्द है, और कुछ नहीं आपको नहीं इससे करना। वेक्टर्स की डेफिनेशन अगर आगे प्रॉपर मिल जाती है तो मैं सर वो ये आपको दिखा दूँ। कोऑर्डिनेट ये है इसमें।
ठीक है, चलें ये आगे प्रॉपर फिर अंदर से हम ढूंढ लेते हैं, कोई मसला नहीं। आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा, मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ, वो डायग्राम मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा ये वाली, ठीक है। आई थिंक वो थर्ड चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट आएगा, वो वेक्टर्स की एडिशन, वो मैं आपको यहाँ से सारी ये कैलकुलेशन हुई पड़ी है, मैं सिर्फ आपको यहाँ से समझा दूंगा, आपको मुझसे करनी ना पड़े। और अगर आप बार बार इसे गेट करना चाहें तो आपको मैं ये हवाला भी दे दूंगा, बुक भी सेंड कर दूंगा, आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। Yes, sir. Thank you so much. अच्छा ये देखिए आप, we have studied in school physics, there are some physical quantities, physical quantities वो होती हैं जो नापी जा सके, जिनका पैमाना, which require both magnitude and direction, ऐसी physical quantities जिनकी magnitude भी हो डायरेक्शन भी हो, for their complete description, उनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए उन्हें क्या कहते हैं, such as velocity। अब देखिए velocity की आप बताते हैं velocity आपकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन साथ में बताते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। जी मैं 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से मगरिब की तरफ सफर कर रहा हूँ, ये आपकी क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है। जबकि आप कहते हैं किलोग्राम, तो किलोग्राम एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मसलन मैं आपको कहूं कि 1 किलोग्राम चीनी दे दे मुझे मगरब की सिमत में, तो ये तो कोई जवाब नहीं होगा ना, ठीक है। मैं आपको कहूँ 1 लीटर पानी डाल दें मशरिक की सिमत में, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये गलत है, वो क्वांटिटीज हैं स्केलर्स। वेक्टर की जब आप बात करेंगे तो साथ में आप डायरेक्शन को मेंशन जरूर करेंगे। एक्सेलरेशन है जी, गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है जी, 20 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, ठीक है। लेकिन सिमत क्या बता रहे हैं आप साथ में, ईस्ट, जी ईस्ट की सिमत में आपके पास 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एंड फोर्स, और फोर्स जो है आप लगाते हैं, फोर्स तो आपने लगा ली है 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन की, लेकिन किस सिमत में लगा रहे हैं। मैं अगर मैं ना ये आपको रिकमेंड करूंगा, आप ये फिजिक्स की चैप्टर नंबर 2 जरूर पढ़िएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा अब देखिए ये हमने जिक्र कर लिया, दी आर कॉल्ड वेक्टर्स, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वगैरह खुद ही ज़ाहिर करते हैं। ये देखिए ये आपके पास Yes, sir. एक यही वेक्टर समझ है, आता है कि कितना है। ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला है हमारे पास यूनिट वेक्टर का, उसे हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन वगैरह भी निकालते हैं। ये जो आपका वेक्टर है वाई के अलोंग, ये आपका एक वेक्टर है जिसे आप नाम दे दें ए। ये जी के अलोंग आपका वेक्टर है, ये मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, ये आपके पास जी के अलोंग वेक्टर है जी, इसे बी दे दें नाम, इसे सी दे दें, ए बी और सी, ठीक है। अच्छा ये जो साथ में इनके यूनिट वेक्टर है ना, ये इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसकी यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है, जे है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। जी एक्सिस जो होता है वो उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, के एक्स, के यूनिट वेक्टर होता है, और इसका आई यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, रिस्पेक्टिव। ये तमाम Yes, के sir. तमाम बिल्कुल। चीजें, जी सर। ठीक है। आप देखिए ये आपके पास एक आर वेक्टर है, इसे क्या कहते हैं आप, वेक्टर आर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर्स आर दी वेक्टर आर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर। एक वेक्टर आर है आपके पास, इसकी डायरेक्शन आपको क्या बता रहा है, ये उसकी डायरेक्शन है, ये उसकी मैग्नीट्यूड होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी मैग्नीट्यूड है एम, ये मैग्नीट्यूड है, ये उसकी क्या है डायरेक्शन डी। तो ये उसकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये तमाम का तमाम अब आपका वेक्टर कहलाएगा। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये उसकी डायरेक्शन को काउंट जब नहीं करेगा तो फिर इसको आप वेक्टर नहीं कह सकते। अब किलोग्राम है आपके पास, ठीक है, अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इट्स मीन ये स्केलर है, आप इसको वेक्टर नहीं कह सकते। तो ऐसा आपके पास फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हो उसे आप वेक्टर कहते हैं। ये तो आपने सिंपल देख लिया। अच्छा अब हमने कहा इंपोर्ट एज नंबर एज एनपी, एक्स इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे 12।
आपने एक एरे क्रिएट करवाई है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है 12 की। अब मैं आपको वो कोलैब से जरा दिखा दूं जो मैंने असाइनमेंट बनाई है आपके लिए। ये देखिए इंपोर्ट करवाई numpy एज np। अब क्या है, इस चीज को पढ़िएगा जरा, ये मैंने हाईलाइट किए हैं कुछ पॉइंट्स ताकि आपको ज़हन नशीं हो जाए। स्केलर्स क्या है? स्केलर्स एरे ऑफ ओनली वन नंबर, ठीक है। स्केलर्स की बात कर रहे हैं ना, तो इट्स मीन इसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं है। और डायमेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ओनली एंड ओनली वन नंबर मौजूद है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है स्केलर के मतलब, अ टेंसर दैट कंटेन्स ओनली वन नंबर इज कॉल्ड ए स्केलर। ऐसा टेंसर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर हो स्केलर कहलाता है। आर स्केलर टेंसर, आर जीरो डायमेंशनल टेंसर, आर जीरो डी टेंसर। अच्छा, अब ये देखिए नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ ए नंपाई टेंसर वाई दी एंडिंग एट्रीब्यूट। स्केलर टेंसर है जीरो एक्सिस यानी उसकी डायमेंशन जीरो होगी। अब इसकी हम चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हमने कहा जी एक एरे क्रिएट करो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बी मौजूद है। तो हमने बी को जब प्रिंट करवाया और उसकी डायमेंशन चेक की तो ये देखिए आपके पास क्या आता है। ये हमारे पास सिर्फ एक 20 का एलिमेंट है जो कि एक एरे है। एरे मल्टी एलिमेंट्स पे भी मुश्तमिल हो सकती है और सिंगल एलिमेंट पे भी। तो हमारे पास ये सिंगल एलिमेंट अरे है नंपाई की। इसकी जब हमने डायमेंशन चेक की तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, देखिए जीरो आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इसकी जीरो डी है यानी इसकी डायमेंशन जीरो है। और ये क्वांटिटी क्या है? स्केलर। और टेंसर, क्योंकि ये टेंसर भी है, नंपाई अरे डीप लर्निंग के अंदर टेंसर कहलाती है। स्केलर भी है, जीरो डी टेंसर भी है क्योंकि इसका एक्सिस जीरो है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो? Yes. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स कर दिए हैं। सर दो वैल्यूज तो टोटल मिलेगा ये लिस्ट में, फिर तो फिर डायमेंशन बढ़ जाएगा। देखिए अरे एक बार दो पहले एलिमेंट्स आ रिपीट गए। कर। सर अभी वन होगा डायमेंशन। देखिए मोर देन वन एलिमेंट्स जब आपके पास आया, जी आप रिपीट कह रहे थे, मैं कर देता हूँ। देखिए आपके पास एरे है जिसे आप डीप लर्निंग की जुबान में टेंसर कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मौजूद है एरे के अंदर, यानी टेंसर के अंदर या एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है 20। इसको आपने कहा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। और क्या कहा साथ में? जीरो। एंड टीम जब हमने चेक किया एट्रीब्यूट अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? जीरो डायमेंशन। इट्स मीन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपके पास एक टेंसर है लेकिन इसकी रैंक जो है वो क्या है? जीरो डी रैंक है, जीरो डी डायमेंशन है इसकी, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा x1 के वेरिएबल के अंदर हमने दो एलिमेंट्स को असाइन करवा दिए। जब हमने इसको प्रिंट करवाया x1 के अंदर हमारे पास 20 या 21 आया। जब हमने इसकी डायमेंशन चेक की तो हमारे पास 1 आया। अब ये बताइए आपके पास इसकी डायमेंशन क्या हो गई? 1 हो गई ना? लिखी तो जीरो होगी 20 जी शादी क्या कह रहे हैं? जी सर वन हो गई इसकी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीरो इसकी डायमेंशन है। अच्छा ये सेल क्या दोबारा आ गया? ये देखिए आपके पास इसकी डायमेंशन 1। अब ये देखिए 1D टेंसर क्या कहलाते हैं? आपके वेक्टर। जब किसी भी एरे की आपके पास डायमेंशन 1 हो जाए तो आप क्या कहते हैं? उसकी 1D टेंसर हो गया ये। यानी ऐसी एरे डीप लर्निंग की जिसकी डायमेंशन 1 है उसे आप क्या कहते हैं? 1D टेंसर। और साथ में वो किसको ज़ाहिर करता है? अब वो स्केलर नहीं रहा बल्कि वेक्टर हो गया। अब देखिए वेक्टर क्या है? एन अरे ऑफ नंबर्स। सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा कि मोर देन वन अगर एलिमेंट आपके पास एरे के अंदर मौजूद है तो आपको वो क्या होगा? स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो है ना वो नहीं कॉन्सेप्ट आपने लगा देना कि ये एरे ऑफ नंबर्स आप कह रहे हैं, डायमेंशन की बात भी कर रहे हो, हम आगे जाकर करते हैं। एन अरे ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ए वेक्टर। एक नंबर होगा तो स्केलर, मोर देन वन होगा तो वेक्टर। आर 1D टेंसर। आप एक वेक्टर को जिसकी डायमेंशन 1 है उसे 1D टेंसर भी कह सकते हैं।
ए 1D टेंसर इज सेड टू हैव एग्जैक्टली वन एक्सिस, क्योंकि हमने इसका एक्सिस देखा यानी डायमेंशन देखी है, 1 है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 1D टेंसर। अब देखिए एक्सिस क्या है, एक्सिस इज इक्वल टू डायमेंशंस, दोनों एक ही चीजों के दो नाम हैं। एंड टेंसर इज डायमेंशन बेस्ड, और टेंसर क्या है आपकी डायमेंशन की बेस पे। अगर टेंसर की कोई डायमेंशन नहीं है तो वो 0D टेंसर है, अगर टेंसर की डायमेंशन 1 है तो उसे 1D। इट्स मीन टेंसर्स आर बेस्ड ऑन डायमेंशंस आर एक्सिस। इफ एक्सिस इज इक्वल टू 2 देन इट इज सेड टू बी 2D टेंसर। क्लियर है जी? सर 2D में मैट्रिक आ जाएगा ना? जी ये मैंने एग्जांपल लिखी है, वो तो हम आगे जाके बात करते हैं कि 2D मैट्रिक्स ही होती है। ये तो मैंने यहाँ पे एक्सेस सर ये जो डायमेंशन होती है इसमें, जो सर ने बताया था कि आप इसको जो डायमेंशन अगर आपने किसी चीज की देखनी है तो आप उसकी स्क्वायर ब्रैकेट देख लो। जी जी सर, वो हम आगे जाके ना ये देखिए डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। ये मैंने यहाँ भी इसलिए बता दिया है, मिसाल दी है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये वेक्टर के नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो कि एक जनरल डेफिनेशन लिखी है तो मैंने उसको समझाने के लिए कहा है। अगर एक्स इफ एक्स, चले मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, चले आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो अब क्या है, अब एक्सिस अगर इज इक्वल टू 1 है देन इट इज ए 1D टेंसर। अगर 5D टेंसर है इट्स मीन उसके 5 रैंक होंगे, 5 डायमेंशन होंगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जितने उसके साथ डायमेंशन होंगे उतने उसके 5D टेंसर हो जाएंगे, उतने डायमेंशन टेंसर वो कहला देगा। अब देखिए यहाँ पे X2 के अंदर हमने प्रिंट करवाई है एक लिस्ट जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट किया एरे के अंदर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, ये हमारे पास 4 लिस्ट है। अब हमने इसको करवाया यहाँ पे इसकी डायमेंशन को प्रिंट आउट करवाया, देखिए कितनी डायमेंशन है, 1। इट्स मीन इट इज आल्सो ए 1D टेंसर, और मैंने लिखा भी उसी के अंदर है। अब देखिए नोट, इस वेक्टर हैज 5 एंट्रीज एंड सो इज कॉल्ड ए 5 डायमेंशनल वेक्टर। आएगा, ये हमने कुछ नोट लिखे हैं यहाँ पे, इसको हम डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स जरा हम देख लें फिर आपको समझ आ जाएगी। जी जी है, वो टेंसर है लेकिन उसका रैंक नहीं है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, वो 0D टेंसर कहलाएगा। है वो भी नंबर अरे ही है ना। हाँ जी, जिसका अगर मैं स्क्वायर कहता, हाँ जी, आपने डीप लर्निंग के अंदर सिंपल अरेज को टेंसर पुकारना है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। आपने अरे नहीं इस्तेमाल करनी, दिल में जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, लेकिन अरे को आपने यहाँ टेंसर पुकारना है बस, आपको सारी लॉजिक समझ आ जाएगी। हम अगर अरे के अंदर एक एलिमेंट है तो वो 0D टेंसर होगा, और वो दूसरे लफ्जों में एक स्केलर है। अगर अरे के अंदर मोर देन 1 एलिमेंट होगा तो वो 1D टेंसर है, लेकिन वो साथ में क्या है, वेक्टर है। अगर अरे के अंदर मोर देन 1 एलिमेंट तो हो लेकिन उसके अंदर क्या हो, एक रो भी हो और कॉलम भी हो, तो वो मैट्रिक्स भी बन जाएगा और साथ में उसकी डायमेंशन भी 2 हो जाएंगे, और मैट्रिक्स की डायमेंशन 2 नहीं होती। मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम्स होते हैं ना, तो हमारे पास 2 एक्सिस हो जाते हैं। तो 2 एक्सिस की बुनियाद पे हमने क्या कहा था कि एक्सिस एंड डायमेंशंस आर इक्वल, एंड इफ एक्सिस इज इक्वल टू 2 देन डायमेंशन इज आल्सो इक्वल टू 2 एंड इट इज कॉल्ड 2D टेंसर। ठीक है, तो अब यहाँ मैट्रिक्स देखें, मैट्रिक्स की क्या शेप होती है, ये आपके पास है। आपने अंदाजा लगा लिया ये 2 ब्रैकेट्स है, यहाँ से भी मालूम हो गया कि आपके पास ये 2D है, 2 डायमेंशनल है। लेकिन आपने टेंसर की बुनियाद पे से क्या कहना है, 2D टेंसर। क्यों? क्योंकि ये एक आपके पास डाटा सेट है जिसके अंदर और कॉलम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मैट्रिक्स कहते थे नमपाई के अंदर, लेकिन डीप लर्निंग में आप इसको टेंसर पुकार रहे हैं। यानी हर लैंग्वेज की अपनी एक टर्म है स्पेसिफिक। एन अरे ऑफ वेक्टर्स इज ए मैट्रिक्स।
अगर आपके पास एरे ऑफ वेक्टर्स, अब एरे ऑफ वेक्टर्स मीन मोर देन वन एलिमेंट उसके अंदर शामिल होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। टुकड़े टुकड़े करके पढ़ेंगे ना जब लाइन को, फिर आपको समझ आएगी। अब एरे ऑफ स्केलर क्या है? ओनली वन एलिमेंट। एरे ऑफ वेक्टर्स क्या है? मोर देन वन एलिमेंट्स। अगर मोर देन वन एलिमेंट्स इज ए मैट्रिक्स, अगर वो मैट्रिक्स की शक्ल में आपके शक्ल में है तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली ख्याल आ जाना चाहिए ये क्या है? एक मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स की एंड डीम क्या होती है? 2D। ठीक है, तो आपके पास ये 2D टेंसर कहलाएगा। अब मैट्रिक्स है 2 एक्सिस, रो और कॉलम वाइज। ठीक है, आपके पास यार 2D। अब हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो कितनी डायमेंशन आ गई आपके पास? 2। 2 ब्रैकेट्स थी आपके पास और 2 ही डायमेंशन आई हैं। तो आपके पास 2 एक्सिस है, एक्सिस 0 है और एक्सिस 1 है। एक्सिस 0 ये, एक्सिस 1 ये। तो आपने क्या कहा था? एंट्रीज फ्रॉम द फर्स्ट एक्सिस आर कॉल्ड द रोज। ठीक है, ये आपके पास एंट्री जो है ये रोज वाइज, एंड एंट्रीज फ्रॉम द सेकंड एक्सिस, ये वाला सेकंड एक्सिस जो है आपके, ये क्या है? कॉलम वाइज। इन द प्रीवियस एग्जांपल 5 78 2 34 0, एक्सिस क्या था? 0 इज द फर्स्ट रो ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एक्सिस आपका ये वाला 0 है, लेकिन इसकी डायमेंशन क्या होगी? 1 होगी। ये एक्सिस की बात कर रहा है क्योंकि एक्सिस बाय डिफॉल्ट रो के लिए 0 इस्तेमाल किया जाता है ना, लेकिन इट्स मीन इसका डायमेंशन क्या है? 1 है, यानी इसके अंदर एक एक्सिस है 1। अगर एक्सिस इज इक्वल टू 1 भी हो और साथ में ये 2 एक्सिस इकट्ठे आ जाएंगे, इसकी इट्स मीन उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? 2। तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये एक्सिस 1 0 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये उसकी वैल्यू एक्सिस की, यहाँ पे मैं साथ में लिख देता हूँ इसकी एंडिंग जो है हमने इस अरे की एक्सिस जो है वो 0 के इक्वल होगा ना, क्योंकि ये रो वाइज है। ठीक है, ये देखिए ये रो वाइज एक्सिस क्या होता है बताइए? 0 होता है ना? 0 होता है ना? 0। 0। अब देखिए मैंने ये रो उठा के यहाँ प्रिंट करवा ली, राइट? यस। यस सर। अब इसका एक्सिस मैंने 0 ही लिया है ना, यस। लेकिन इसकी डायमेंशन तो 1 होगी ना। ऊपर हमने बात की है, देखिए मोर देन वन एलिमेंट जब लिस्ट की सूरत में हो तो डायमेंशन 1 नहीं हो गई। यस। तो लिस्ट की एक एरे, सिंपल एरे की जो रो होती है उसकी डायमेंशन क्या है आपके पास? एक्सिस उसका जो 0 ये उसकी वैल्यू है। इसके आपने एक्सिस ये नहीं समझना कि ये 0 मैंने लिखा है कि कोई एक्सिस नहीं है। एक्सिस की वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ एक्सिस। ठीक है, एक्सिस क्या है उसका? 0 है, यानी ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखें सर आपने एक ये बात समझ आ गई। आपने एक बात ऊपर पढ़ी थी कि जितनी आपकी, क्या था सवाल, जितनी आपकी डायमेंशंस होंगी उतनी आपकी एक्सिस होंगी। इस बात से आपका क्या मुराद है सर? इस बात से ये मुराद है कि अगर आपका रो है तो उसका एक्सिस क्या होगा? 1, यानी एक एक्सिस है ना 0, यस। वैल्यू उसकी 0 है, एक्सिस यानी वो काउंटिंग में 1 है। इट्स मीन उसकी डायमेंशन भी 1 है। ये देखिए मोर देन 1 एलिमेंट्स इसके अंदर है ना, तो इसका एक्सिस वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है और एक्सिस 1 है और इसकी डायमेंशन भी 1 है हमारे पास। ओके ओके। ठीक है, तो आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसकी वो जो है, 2022 समझ नहीं आ रहा। जी ये जो आपने 2022 दिया है ये मुझे क्लेरिफाई नहीं हुआ। देखिए मैम यहाँ पे हमने एक सिंगल एलिमेंट दिया है, इसकी डायमेंशन क्या है? 0, क्योंकि एक स्केलर है। तो सिंगल एलिमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। जब आपने 2 एलिमेंट प्रोवाइड किए लिस्ट की सूरत में तो वो क्या बन गया? एक रो बन गया। ठीक है, तो रो की डायमेंशन क्या होती है? 1 होती है। एक्सिस उसका क्या होता है? 0 के इक्वल होता है ना, यानी एक ही जी उसका सर, एक्सिस और एक ही रो एक्सिस का का। एक्सिस 0 होता है और ठीक है, कॉलम्स का 1। हाँ जी, तो बिल्कुल ये एक्सिस की वैल्यू मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है, ना कि मैंने उसके नंबर काउंट किया है। यानी एक्सिस हमारे पास 0 के, एक्सिस 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, और रो की डायमेंशन क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। जी सर, ये ठीक जो है, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ये साथ आप जुपिटर नोटबुक पे कमेंट्स लिख के तो आप ये जुपिटर नोटबुक्स शेयर करने हैं हमारे साथ प्लीज। जी जी मैम, मैंने आपके लिए जो है ना ये आप लोगों के लिए 4-5 दिन पहले ही बना ली थी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा था कि बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है। तो मैंने फिर ये जो है ना सारा जो है ना वो रिसर्च करके ये कर लिया ताकि आपको ईजीएस्ट वे में जो है ना इनका डिफरेंस पता चल जाए। अगर थैंक यू। मजीद आपको कोई जो है ना वो ना समझ आए तो आप 8वें चैप्टर में भी चले जाए तो आप पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जब तक और आप
जब तक आपको क्लियर ना हो आप पूछना मत छोड़िएगा। आप कोई भी अगर आप में से जिसको क्लियर नहीं ना है, अगर आप वो चुप कर देंगे ना आवाम के डर से, जी ये सवाल ही बहुत पूछता है, तो फिर वो जो है ना मसला हो जाएगा, आप के अंदर वो रह जाएगी कमी, फिर वो दूर नहीं हो जाएगी। सर असाइनमेंट्स आप जो सर शौकत वाली हैं वो बना रहे हैं या क्योंकि मैंने सर शौकत की असाइनमेंट्स जो हैं वो सर नासिर दी थी रिव्यू करने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि असाइनमेंट्स में 80% मिस्टेक्स हैं, तो अब वो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उन पे रिलाई करूँ क्या करूँ, क्योंकि उनमें बहुत मिस्टेक्स हैं। सर नासिर क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो ईगो भी हैं हमारे, तो वो कह रहे थे कि ये असाइनमेंट आपने कैसे बनाई हुई है, कोई एक कॉन्सेप्ट दूसरे से मैच नहीं कर रहा। मतलब सर शौकत के मैं टैलेंट को नहीं कह रही उनके बारे में, वो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन सर ये अब मतलब क्या हम करें, मतलब लाइक मुझे अब समझ नहीं आ रहा। सर ने जो जो मुझे मिस्टेक्स ठीक करने को कहा है कि विजुलाइज करें आप, इसका ग्राफ बनाएं विजुलाइजेशन का और ये सब, तो वो मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे उसको अमेंड करूं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे डीप लर्निंग इतना होल्ड नहीं हो रहा उस पर। लेकिन सर जो मैंने असाइनमेंट्स अब तक दिखाई हैं वो सर ने तो उसमें बहुत मिस्टेक्स निकाली हैं, काफ़ी उन्होंने रिव्यू कर कर के साथ एक वर्ड का जो पेज था उसके ऊपर मेरी सारी मिस्टेक्स बताई हैं कि ये मिस्टेक्स हैं आपकी। चलें आप ऐसा कीजिएगा कि सर कासिम को ये ज़रा भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है ना वो अच्छे तरीके से रिव्यू हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, कोई सर से कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि सर ने किस कॉन्सेप्ट के तहत इसे इस्तेमाल किया, सर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कोई ऐसा जी जी मसला नहीं ओके। है। और सर ये भी सर कह रहे थे कि जो आप असाइनमेंट्स बना रहे हैं वो आप मतलब किसी को दें रिव्यू करने के लिए, किसी प्रोफेसर जी को जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दें, ठीक कहा क्योंकि उन्होंने। इस तरह से आप खुद से करते रहे तो हमें अपनी मिस्टेक्स का नहीं पता चलेगा, हमें तो जी जी मतलब बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आप जो हैं वो सर शौकत की ही असाइनमेंट्स को फॉलो कर रही हैं या खुद से आपने कुछ रिसर्च करके असाइनमेंट्स बनाई हैं? देखिए अभी मैंने जो है ना थोड़ी बहुत उस पर वर्क किया है, सर ने करवाया, लेकिन मैं सर की रात वाली थोड़ी सी क्लास ले लेता हूँ, तो अपना यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम वगैरह आ रहे हैं, उस वजह से मैं रात की क्लास भी नहीं ले पाता। तो अपना मैंने काम जो है ना वो थोड़ा वो स्टार्ट किया था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा जो है ना वो डिले ही हुआ है। बाकी सर कासिम माशाल्लाह टैलेंटेड, आ जाते हैं तो उनसे डिस्कस करते हैं, तो जी फिर सर। वो सारा देख लेते हैं। आज इसी पे इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर। चलिए अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट थी, इस बात की समझ आ गई है कि एक्सिस ये जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। ये हमने एक रो उठा ली है, उसकी डायमेंशन 1 है, यहाँ पे भी हमने एक रो उठा ली है, इसकी एक्सिस जो है वो, सॉरी वन। यहाँ पे एक्सिस इसका 0 ही आएगा, इसकी डायमेंशन 1 है, ठीक है ना, ये भी एक रो ही है। कि हम डायमेंशन अगर लिख लें यहाँ पे एंड इन, तो वो हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि इसकी डायमेंशन भी 1 है, ये एक रो है, ठीक है। आपके पास इसकी डायमेंशन ये किसके अंदर है, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है और हम किसकी बात कर रहे हैं, रो की। सर ये कॉलम है, आपने आगे लिखा है इस द फर्स्ट कॉलम। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है, फिर वन होगी। इसका एक्सिस तो 1 है, लेकिन डायमेंशन इसकी भी 1 है, क्योंकि ये अकेला कॉलम है, राइट। यस। जब दोनों डायमेंशंस को प्लस करेंगे मैट्रिक्स की सूरत में, तो फिर एक रो की डायमेंशन बन जाएगी, एक कॉलम की डायमेंशन बन जाएगी, तो दोनों की डायमेंशन प्लस होके क्या हो जाएंगी, 2D। 2D हो जाएगा। यहाँ के अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो बताएं। मुझे समझ आ गई सर। जी मैम आपको। चले मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास टोटल 2 एक्सिस होती हैं, एक्सिस 0 रिप्रेजेंट करता है रो को, और रो की अपनी एक डायमेंशन होती है, एक्सिस 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और कॉलम की इंडिविजुअली एक अपनी डायमेंशन होती है, ठीक है। एक डायमेंशन इसकी होगी, एक डायमेंशन इसकी, दोनों की डायमेंशन को प्लस किया, एक मैट्रिक्स बन गई रो और कॉलम, और रो और कॉलम की डायमेंशन क्या होती है, 2। 2। अब क्लियर है। यस सर। यस सर। सर देखें एक्सिस 1, आप लोग फिर साथ मुझे जरा बताइए ना, आप बोलिए बोलेंगे तो फिर मुझे जो है ना वो पता चल जाएगा आपको समझ आ पा रही है, ठीक यस है। सर। मैं आपसे, हाँ जी, मैं आपसे पूछूंगा, आपने बस उसका जवाब देना मुझे।
जब आप खुद उसे समझ के करेंगे ना और मुझे जवाब देंगे फिर आपको समझ। अच्छा बताइएगा कि एक्सिस 0 किसको रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स के अंदर? चलो छोड़ें इसको भी। मैट्रिक्स के अंदर टोटल टोटल कितने एक्सिस होते हैं बताइए? मैट्रिक्स की 0 और 1 होते हैं। अब बताइए एक्सिस 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को रो को। ये एक्सिस 0 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी डायमेंशन क्या होगी? 1 1। सिमिलरली एक्सिस 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को कॉलम को। कॉलम की डायमेंशन क्या होगी? 1 1। इट्स मीन हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर 2 एक्सिस हैं और इसकी डायमेंशन भी एक रो के लिए है डायमेंशन, एक कॉलम के लिए। तो टोटल डायमेंशन हमारे पास कितनी आ गई? 2 2। तो 2 एक्सिस हमारे पास हैं और 2 ही इसकी डायमेंशन है, यानी जितने एक्सिस हैं उतनी ही डायमेंशन है। क्लियर है जी? यस सर। चलें जी, अब मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, ये भी आपको समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 3D टेंसर्स। अब 3D क्या है आप जहन में रखिएगा, इसकी 3 डायमेंशंस होंगे। टेंसर क्या है? डीप लर्निंग की जुबान में क्या कहेंगे? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी 3 डायमेंशंस हों। ठीक है, अब देखिए जरा, इफ यू पैक सच मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन 2 है, अगर आप उसको एक न्यू अरे के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यू ऑब्टेन 3D टेंसर। ये देखिए इसकी कितनी डायमेंशन है? 3। मालूम तो हो गया, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट क्या समझना? हमने इसके टेंसर्स, रैंक और दूसरे डायमेंशंस को समझना, which you can visually interpret as a cube of numbers। तो आपके पास जो 3D मैट्रिक्स होती थी, अब उसको क्या कहेंगे? इसकी कितनी डायमेंशंस हैं? 3। एक इसकी डेप्थ होगी, एक इसकी रो होगी और दूसरी कॉलम। ये वाली जो मुझे बताइएगा, ये वाला जो टेंसर सॉरी, ये जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को रो को। एक डायमेंशन इसकी होगी एक्सिस 0। ठीक है, यस सर। मैं लिख देता हूँ एक्सिस बराबर है, सॉरी बराबर 0। ये क्या आ गया आगे? एक्सिस अगर हमारे पास होता है 0, ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी क्या चीज होगी? रो। क्लियर है? रो की डायमेंशन क्या होगी? 1। क्लियर है जी? 1 चले आगे आए। ये एक्सिस पांडास दिया में भी जी। सारी चीज बताई थी सर ने। अब ये पता नहीं क्या आ गया है इससे क्या। सर नेक्स्ट सेल पे कॉपी कर लें। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है? अच्छा जी, एक्सिस 1 किसको रिप्रेजेंट कर एक्सिस 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को कॉलम को। अब हमने लिख लिया कॉलम। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी कॉलम अकेले की इंडिविजुअली? 1 क्लियर है जी? यस सर। अच्छा जी, थर्ड पे आए जी। मैंने लिखा जी एक्सिस इज इक्वल टू 2 वाला एक्सिस जो हमारे पास है। 2 वाला एक्सिस यानी जी स्पेस को जाहिर करता है ना, थर्ड एक्सिस को। ठीक है ना? जिस तरह नंपाई की इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसकी नंबरिंग की बुनियाद पे ये वाली 0 इंडेक्स वाली रो है, लेकिन नंबरिंग के लिहाज से करेंगे तो फर्स्ट रो होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इंडेक्स को क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? 2 इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट है? अच्छा जी, ये आपका क्या है? डेप्थ होगी। डेप्थ की अपनी एक डायमेंशन इंडिविजुअली क्या है?
से डेप्थ वाली बात दोबारा जरा बताइए, 2 कैसे आया? देखिए ये आपकी 3 ब्रैकेट्स है ना, यस एक सर। ब्रैकेट्स यहाँ पे आपकी कितनी ब्रैकेट्स थी? दो, यानी इसकी दो 2। डायमेंशन थी, एक रो के लिए थी एक ब्रैकेट, एक थी कॉलम के लिए, ठीक है, क्लियर यस है? सर। अब आपके पास 3 आ गई ब्रैकेट्स, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए, एक आपकी डेप्थ है, यानी ये बता रहा है यहाँ से लेके एक सेट है आपका, यहाँ से लेके दूसरा सेट है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास तीसरा सेट है, तो 3 आपकी इसकी क्या बनेंगी? डेप्थ्स बनेंगी। यस सर। ठीक है, इस बात की समझ है ना आपको कि 3D मैट्रिक्स क्या होती है? यस सर। यस सर। एक उसकी कॉलम होती है, कॉलम का इंडेक्स एक्सिस होता है, दूसरा इसका रो का होता है, यानी फर्स्ट रो का, सेकंड कॉलम का, थर्ड वाला स्पेस के अंदर डेप्थ का, कि कितनी उसके पीछे लेयर्स मौजूद हैं। लेयर्स को समझ लीजिए आप, ठीक है, कि एक लेयर ये इसकी है, फिर इसके बैकएंड पे दूसरी लेयर ये होगी, और बैकएंड पे तीसरी लेयर ये मौजूद है, तो ये एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड है। अब ये समझ लिया आपने, एक्सिस 0 रो को करेगा, इसकी इंडिविजुअल डायमेंशन क्या है? 1। एक्सिस 1 कॉलम को, इसकी इंडिविजुअल डायमेंशन 1। एक्सिस 2 करेगा स्पेस को यानी डेप्थ को, इसकी इंडिविजुअल डायमेंशन 1। अब तीनों को जमा करें तो कितनी आएगी डायमेंशन? टोटल एक्सिस बताएं आपके, टोटल एक्सिस। टोटल एक्सिस इक्वल टू 3। अब 3 मुझे एक्स इनकी डायमेंशन बता दें कि 3 डायमेंशन कितनी डायमेंशन होंगी होगी। फिर। 3 डायमेंशन होगी। तो जी अब अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो आप बताएं कि आपको कोई कंफ्यूजन है। आगे सर समझ। एक मिनट। जी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। ठीक है, तो इसकी कितनी डायमेंशंस बन गई हैं? 3। 3। अब आपको समझ आ गई कि हम इसे 3D टेंसर्स क्यों कह रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब आपको स्केलर की मालूम होगा कि स्केलर को टेंसर की बेस पे क्या कहेंगे? 0D टेंसर। वेक्टर बन जाएगा तो 1D टेंसर। आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी तो 2D टेंसर हो जाएगी। अगर आपके पास 3D मैट्रिक्स आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? 3D टेंसर। By packing 3D tensors in an array, you can create a 4D tensor. जी क्लियर है? आप उसको एक नया रैप चढ़ा देते हैं, एक नया डायमेंशन उसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी? 4D टेंसर, 4D क्योंकि टेंसर। उसके फोर डायमेंशन हो जाएंगे। एंड सो ऑन, आप जितने भी रैप चढ़ा दें। इन डीप लर्निंग यू शैल जनरली मैनिपुलेट टेंसर दैट आर 0D to 4D। ठीक है, although you may go up to 5D if you process video data। अगर आप वीडियो डाटा के साथ मैनिपुलेशन करेंगे तो आप 5D तक भी जा सकते हैं। ठीक है, सर वैसे डायमेंशंस कहाँ तक जाते हैं? बेसिकली तो आपके पास ये मैनिपुलेशन जितनी है वो 5D तक हो जाती है, हर चीज इसके अंदर जो है ना कवर अप हो जाती है। अभी तक इससे ज्यादा की जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन हो सकता है किसी मामलात में पड़ी भी हो, यानी इससे ज्यादा की आपको जो है ना वो हाजत नहीं रहती है। ठीक है, ओके। तो ये अगर अब मुझे बताइए कि मैंने तो आसानी के लिए आपको समझा दिया है, अगर अब भी कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ समझ ना आया हो आपको। अब तो नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो शौकत साहब आए हैं या हम क्लास को जारी रखें? जारी रख।
अच्छा हाँ चले हम उनके आने तक जारी रखते हैं। की एट्रीब्यूट्स हैं कुछ। नंबर ऑफ एक्सिस क्या है आपके? रैंक। जितने डायमेंशन होंगे उतना वो रैंक वाला टेंसर होगा। अगर 3D टेंसर है तो 3 एक्सिस होंगे, ठीक है। एंड ए मैट्रिक्स हैज 2 एक्सिस। दिस इज आल्सो कॉल्ड टेंसर्स एंडिंग इन पाइथन लाइब्रेरी सच एज numpy। तो वही बात उसने की है कि इसे एंड डायमेंशन कहते हैं पाइथन लाइब्रेरीज के अंदर सच एज numpy के अंदर, ठीक है। फिर दूसरे पे है हमारे पास शेप। दिस इज अ टपल ऑफ इंटीजर्स दैट डिस्क्राइब्स हाउ मेनी डायमेंशंस द टेंसर्स हैज अलोंग ईच एक्सिस। एक्सिस कितने जो है ना उसके शेप किस तरह की, ये हमें कौन बताएगा? उसकी एक्सिस बताएंगे, डायमेंशंस बताएंगे, ठीक है। ये 3/5 है, इट्स मीन इसकी क्या है? 2D, ठीक है। 3 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। ये क्या बता रहा है हमें? शेप बता रहा है, 2D है। एंड द 3D टेंसर्स एग्जांपल हैज शेप। 3 डेप्थ है, 3/5 उसकी। अच्छा अगर अगर आप ये देखते हैं ना कि आपके पास 3D टेंसर है तो फर्स्ट वाला उसको रो को जाहिर नहीं करेगा बल्कि डेप्थ को जाहिर करेगा। ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको? तो जब आप एक डायमेंशन बढ़ा देते हैं तो वो जो नई एट्रीब्यूट आपके पास आती है वो शुरू में आ जाती है। क्लियर है? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है, क्या मतलब है? मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपके पास उसकी रो और कॉलम है ना, 2D है, ठीक है। यस। क्लियर है? अगर आपके पास 3D टेंसर हो तो 3 के अंदर आपके पास 3 उसके पैरामीटर्स होंगे। अब आप इनको किस तरह डिफाइन करेंगे कि पहले वाला रो है क्या, कॉलम है क्या है? तो आपके पास जब 3D 2D से 3D के अंदर आपने रैपिंग की है, आपके पास जो नई वैल्यू क्रिएट होगी ना वो शुरू के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। मसलन आपके पास ये वाली जो चीजें हैं, ये 3/5, ये क्या है? उसकी शेप है 2D की। वो बाद में चली गई है, शुरू में क्या आ गया आपके पास? डेप्थ आ गया उसकी। तो नई ऐड होने वाली एट्रीब्यूट जो है वो शुरू में आ जाती है, ठीक है। सर ये शुरू में ऐसा नहीं होता कि पहले वो रो बताते हैं, 3 रोज 3 ना 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 कॉलम, ना ना 5 ऐसे नहीं स्टेप। होगा। आप 4D में चले जाएं, वहां पे जो नई एट्रीब्यूट उसके अंदर ऐड होगी ना वो भी शुरू में आएगी। इसी तरह 5D में भी, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। आपकी देखिए 3/5 जो शेप थी वो दूसरे नंबर पे चली गई है, ठीक है। पहले वो शुरू डेप्थ बता रहे हैं और हाँ पहले उसके वो बाद डेप्थ बता रहा है कि इसके 3 आपके पास स्लाइस हैं, ठीक है। 3 स्लाइस हैं और शेप तीनों की क्या है? 3/5 की है, जो हमने ऊपर अभी ये डिस्कस किया है कि आपके पास ये 3 स्लाइस हैं, 1 2 और 3। लेकिन तीनों की शेप क्या है? 3/5। 3 रोज हैं तीनों में और कॉलम कितने हैं? 5 हैं, राइट। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अ वेक्टर हैज अ शेप। अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस, मैं अच्छा जी हम नेक्स्ट देखते हैं। A vector has a shape with a single element such as 5, where the scalar has an empty shape। तो यहाँ पे उसको क्या बताया है? सिंगल एलिमेंट के साथ उसकी शेप बताई है, वेक्टर है। इट्स मीन ये एक वेक्टर है और वेक्टर की शेप हमने क्या कहा था? 1D होता है। इसके अंदर हमने सिर्फ इसकी रोज को स्पेसिफिक किया जबकि कॉलम नहीं है। तो ये क्या होगी? 1D होगी क्योंकि हमने रो कॉलम्स को बताया ही नहीं है। क्लियर है? यस सर। वेयर द स्केलर हैज एन एम्प्टी शेप। और स्केलर के अंदर आपको पता सिंगल एलिमेंट होता है और उसकी शेप ही नहीं होती। तो ये उसकी एलिमेंट को नहीं बता रहा बल्कि उसकी शेप को बता रहा है कि इसके अंदर 5 हमारे पास क्या है? रोज हैं और उसकी 5 रोज की बुनियाद पे हमारे पास डायमेंशन क्या होगी? हर रो के लिए आपके पास डायमेंशन जो है वो 1 है। आपके पास ओनली एंड ओनली 1 डायमेंशन है इसके लिए। Data type, usually called D-type in Python libraries. This is the type of the data contained in the tensor. For instance, a tensor's type could be a float 32,
यू इंटीजर 8 एंड फ्लोट 64। तो ये आपके पास कोई डाटा टाइप आपको देखने को मिलेंगी डीप लर्निंग में। एंड सो ऑन रेयर ओकेजन्स यू मे सी ए करेक्टर टेंसर, नॉट दैट स्ट्रिंग टेंसर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नमपाई। इसके अंदर स्ट्रिंग जो है ना वो इस्तेमाल नहीं होंगी, क्यों? हमें तमाम का तमाम डाटा वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर चाहिए होता है, फिर कंप्यूटेशंस हो सकती है, राइट? यस सर। चले, ठीक है। बिकॉज टेंसर्स लिव इन प्री एलोकेटेड कंटिगुअस मेमोरी सेगमेंट्स एंड स्ट्रिंग्स बीइंग वेरिएबल लेंथ वुड प्रिक्लूड द यूज ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे हमें तमाम का तमाम जो डाटा वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर चाहिए होगा। स्ट्रिंग डाटा हमारे कुछ काम का नहीं है। अगर हमारे पास इमेज है तो भी न्यूमेरिकल एरे में क्रिएट उसे कन्वर्ट करेंगे, वीडियो है, ऑडियो है, इमेज है, कुछ भी है, तमाम का तमाम एरे के अंदर कन्वर्ट होके मैनिपुलेशन उसके साथ की जा सकेगी। टू मेक दिस मोर कंक्रीट लेट्स लुक बैक एट द डाटा वी प्रोसेस्ड इन द एमनिस्ट। हमने एमनिस्ट के अंदर क्या किया था? एमनिस्ट को इंपोर्ट करवाया ना, उसको हमने टपल के अंदर जो इमेजेस लोड करवाए थे ना, हमने क्या किया था? ट्रेन इमेजेस की डायमेंशन चेक की थी, तो क्या थी? 3। तो वो फिर क्या बना था हमारे पास? 3D टेंसर, ठीक है। तो हमने इमेजेस को क्या किया? नमपाई एरे के अंदर कन्वर्ट किया और फिर उसकी डायमेंशंस को चेक किया। तो उसकी डायमेंशंस हमारे पास कितनी आ गई? 3। पहली वाली उसकी बता रहा है कि आपके पास कितनी थी इमेजेस? 60,000। आपके पास शेप क्या थी, यानी उसकी वो पिक्सल्स 28x28 हाइट और विड्थ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वो ट्रेनिंग इमेजेस की डी टाइप बता रहा है, तो आपके पास ये जो उसने कहा कि आपको ये वाली डाटा टाइप्स देखने को मिलेंगी, तो वो आपको बता रहा है कि ये चीजें जो है ना मिलने देखने को मिली है। सो व्हाट वी हैव हियर इन ए 3D टेंसर ऑफ 8 बिट इंटीजर्स। ये आपके पास एक 3D टेंसर है, ठीक है। आपके पास 8 बिट इंटीजर्स है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, न्यूमेरिकल। More precisely, it is an array of 60,000 matrices of 28 by 8 integers. Sorry, इसने 28 by 28 लिखना, वो है ना, अच्छा 8 बिट है, ठीक। Each such matrix is a grayscale image. ये grayscale image है which coefficients between 0 and 25, जिसकी coefficients range जो है वो 0 से 25 तक होती है। आप इसको डिवाइड कर दें 25 से, तो क्या हो जाएगी? नॉर्मलाइज हो जाती है, आपकी वैल्यू जो है वो छोटी हो जाती है, आसानी हो जाती है आपको उससे मैनिपुलेशन करना। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट के वेरिएबल के हमने क्रिएट किया ट्रेन इमेजेस। हमने कहा जी 4 इंडेक्स पे जो हमें इमेज है ना उसका हमें प्रिंट करवा के दो। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पीप्लॉट एज PLT। अब इसको विजुलाइज करेंगे मैटप्लॉटलिब से, तो PLT डॉट इमेज शो डिजिट हमने बताया, ये जो स्टोर किया हमने इसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू वो हमने इसे असाइन की है। फिर हमने कहा सी मैप plt.cm.binary, ठीक है। plt डॉट शो किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया। सर ये ऊपर करेगा था सर। सर ये सी मैप और ये क्या कर रहा है? सी मैप प्लॉट डॉट CM बाइनरी। अच्छा ये देखिए ये किसका एट्रीब्यूट है, ये मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। Plot module of matplotlib library is used to display data as an image on a 2D regular raster. This parameter is the data of the image CMap, ठीक है। This parameter is a color map instance or registered color map name. ये आपका एक कलर मैप है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए? plt.cm.binary, तो बाइनरी डिजिट्स के लिए, ठीक है। आपने इसको प्रिंट आउट करवा लिया, तो 4 इंडेक्स के ऊपर आपके पास जो इमेज थी वो कौन सी थी? 9 की थी। तो इस तरह आपने इसको विजुलाइज करवा लिया। अच्छा जी, मैनिपुलेटिंग टेंसर्स इन NumPy। Selecting specific elements in a tensor is called a tensor slicing. अगर आप एरे की स्लाइसिंग करेंगे तो क्या करें, उसे क्या कहलाएगा? एरे स्लाइसिंग। अगर आप पांडास की सीरीज की करेंगे स्लाइसिंग तो उसे क्या कहेंगे? सीरीज स्लाइसिंग। अगर आप टेंसर्स की करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? टेंसर स्लाइसिंग कहेंगे, ठीक है। हमने नमपाई में और पांडास में स्लाइसिंग की ना, तो हम यहाँ पे डीप लर्निंग के अंदर नमपाई एरे ही है, लेकिन यहाँ पे इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया टेंसर।
हम यहाँ पे टेंसर की स्लाइसिंग कर रहे हैं। The following example selects digits 10 to 100. 100 isn't included यानी एक exclusive है and puts them in an array of shape 90, 28 by 28. हमने 10 से लेके 100 तक की रेंज के अंदर उसे कहा जी इमेजेस को सिलेक्ट करो, पिकअप करो और फिर साथ में उसकी पिक्सल बताए कि 28 by 28। कौन सी इमेजेस हमने बताएंगे जो हमारे पास ऊपर मौजूद है 60,000 वाली, ये वाली। इसमें से हमने क्या कहा कि 60,000 में से जो 10 से लेके 100 इंडेक्स तक आपकी जो इमेजेस है ना वो उठाओ और क्या करो उन्हें, यानी टोटल 90 इमेजेस हैं आपके पास और उसे क्या करना है आपने ट्रेन करवाना। तो यहाँ पे आपके पास देखिए कि माई स्लाइस है, रेलिवेंट वेरिएबल आपने बनाया माई स्लाइस के नाम से, ट्रेन इमेजेस किया। आपने इमेजेस कौन सी ट्रेन करवानी है 10 से लेके 100 तक की। 100 इज नॉट इंक्लूडेड बट इट इज एक्सक्लूसिव। आपने कहा प्रिंट माई स्लाइस डॉट शेप, तो आपके पास ये देखिए शेप आ गई। आपके पास 90 इमेजेस हैं 28 बाय 28 पिक्सल्स की, तो ये आपके पास यही वैल्यू रिटर्न होगी। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? सर ये 10 का स्टेप छोड़ा है? नहीं, ये स्टेप नहीं है, ये 10 से लेके 100 तक की इमेजेस को उसने सिर्फ ट्रेन करवाना है, बाकियों को नहीं। तो सर स्लाइसिंग कर रहा है। 10 से 99 तक आना चाहिए था, 90 बता रहा है ये तो। देखिए 100 माइनस 10 कितने होंगे 90। तो ये 10वीं तस्वीर से शुरू कर रहा है ना, तो 99 तक जा रहा है, तो फिर वो 90 इमेजेस नहीं बनेंगी, वो 0 से तो नहीं स्टार्ट कर रहा। सर हमने स्लाइसिंग में एक वो नहीं पढ़ा था कि ये लास्ट वाला एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाता है, जो मिसाल के तौर पे 10 है तो वो 9 शो करेगा, 8 है तो 7 शो करेगा, वो वाला नहीं होगा इसमें? देखिए उसने बताया तो है कि 100 isn't included and puts them in array of shape 90, तो वो 10 यहाँ से जो इंक्लूड हो गया, यहाँ से 11 से थोड़ा वो स्टार्ट हो रहा है, 10 इसके अंदर इंक्लूड है, तो यहाँ से जो है ना वो स्टार्ट होके जाएगा, तो फिर वो पूरा हो जाता है। ओके ठीक है, तो अब हमने ये सिर्फ 90 इमेजेस की ट्रेनिंग करवानी है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। मसलन मैं कहता हूँ मुझे 500 से लेके जो 1000 तक की इमेजेस हैं सिर्फ वो स्लाइस करवाना, उनकी ट्रेनिंग करवानी है, तो मैं यहाँ पे वो स्लाइसिंग के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगी। इसी तरह आपने यहाँ पे कहा कि 10 से लेके 100 तक की इमेजेस हैं, ये है इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस एग्जाम्पल। ठीक है, इट्स इक्विवेलेंट टू दिस मोर डिटेल्ड नोटेशन व्हिच स्पेसिफाई द स्टार्ट इंडेक्स, आपने स्टार्टिंग इंडेक्स बताया, एंड स्टॉप इंडेक्स फॉर द स्लाइस अलोंग ईच टेंसर्स एक्सिस, आपने टेंसर्स एक्सिस के अलोंग बताया, ये आपका स्टार्टिंग टेंसर है, ये आपका एंडिंग टेंसर है। ठीक है, एक्सिस है। नोट दैट कॉलन इज इक्विवेलेंट टू सिलेक्टिंग द एंटायर एक्सिस। आपने माई स्लाइस का नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, ट्रेनिंग इमेजेस आपने कहा कि 10 से लेके 100 तक का आपने जो एक्सिस है उसके अंदर आपने 10 से लेके 100 तक की, और बाकी तमाम की तमाम आपने दूसरे एक्सिस के अलोंग जो आपके पास है ना, वो आपने तमाम की तमाम सिलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए कितने कॉमास हैं इसके अंदर, एक वैल्यू ये होगी, दूसरा कॉलन ये है, तीसरा कॉलन ये है। ठीक है, इमेजेस आपने क्या की हैं सिलेक्ट की है ना, कितनी 10 से लेके 100 तक की, तो कितनी बनी 90। पिक्सल्स आपने कहा स्टार्ट से लेके एंड तक, तो 28 पिक्सल पूरे के पूरे। फिर आपने यहाँ पे भी जो पिक्सल उसकी विड्थ बताई है वो भी आपने क्या कहा है 28 बाय 28, तो आपके पास दोनों 28 बाय 28 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? ये ऊपर वाला कोड और ये वाला कोड सेम है? नो सर। नहीं समझ आई आपको? नहीं समझ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा चले ठीक है। ठीक है, यहाँ पे उसने पिक्सल को रिप्रेजेंट किया, देखिए ना कोमा के बाद पहले हमारे किसको जो वो पैरामीटर था किसके लिए था, इमेजेस के लिए। इमेजेस हमने कहा जी 10 से लेके 100 तक की, कोमा लगाया, उसने कहा जी आपकी हाइट जो है इमेजेस यानी पिक्सल वो कितनी है, आपने कहा जी 0 से लेके एंड तक यानी तमाम के तमाम। फिर आपने कहा उसकी विड्थ कितनी है, आपने कहा जी 0 से लेके एंड तक तमाम के तमाम, वो 28 बाय 28 आपने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप इस तरह लिख दें तो भी ठीक है, 0 से 27 तक जाएगा तो भी 28 ही बनेंगे ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस इन ऑर्डर टू सिलेक्ट 14 बाय 14 पिक्सल्स, अगर आप 14 पिक्सल सिलेक्ट करना चाह रहे हैं किसके लिए, तमाम के तमाम इमेजेस के लिए, तो फिर आप ऐसे ये वाला सिंटेक्स इस्तेमाल कर लें। ये मुख्तलिफ सिंटेक्सेस बता रहा है आपको, ताकि आप अगर अपने मुताबिक डाटा इस्तेमाल करना चाहें, जितने भी ट्रेनिंग करवानी है, जितने पिक्सल इस्तेमाल करने हैं तो आप करवा सकते हैं। यहाँ से आपने कहा 7 से लेके -7 तक ये नेगेटिव इंडेक्स शुमार करेगा। ठीक है, 7 से लेके -7 तक दोनों पिक्सल आपने बता दिए।
यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो आपको? सर एक बार दोबारा बताएं। देखिए यहाँ पे वो तमाम के तमाम पिक्सल हमारे पास कितने थे, 28 थे ना। अब 28 का वो हाफ कंसीडर कर रहा है कि हमें 14 पिक्सल जो है ना वो चाहिए हाइट और विड्थ दोनों के लिए, ठीक है। वो कह रहा है 14 से लेके जो नेक्स्ट 14 आपके पास है ना 28 तक के वो हमें चाहिए। तो उसने लिमिट बता दी है कि 1 4 से स्टार्ट करके 27 तक जाओ, ठीक है। यहाँ पे भी 1 4 से स्टार्ट करके 27 तक के आप पिक्सल जो है उसे आपने ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। यस सर, हाफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वो 14 का भी हाफ हो गया, 7 से -7 तक, ठीक है। ये इंडेक्सिंग हो रही है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। यस सर, समझ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई सुने तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द नोशन ऑफ डाटा बैचेस। अब डाटा बैच जो है, बैच साइज जिसे हमने कंसीडर किया था वो क्या है, बड़ा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका बैच साइज बहुत बड़ा होगा, आपकी मशीन जो है वो स्टक हो जाएगी, आप जो है ना वो काम नहीं परफॉर्म करवाएंगे, क्योंकि वो डाटा 60,000 इमेजेस है, आपका जो है ना वो सिस्टम हैंग हो जाएगा, बहुत स्लो परफॉर्म करेगा। सर जी जी। सर ये आज यहाँ तक काफ़ी नहीं है? असल में ना हम बहुत पीछे जा रहे थे, तो मैंने कहा शोकर साहब के आने तक जो है ना करते रहे हम। बाकी जैसे आप कहते हैं देख लें। मैं हम अभी दूसरे चैप्टर पे हैं, हमें पेज नंबर 57 है, हमें कितने कवर करने हैं ये देख लें आप। यस सर। सर वो असल में सारे चुप बैठे हुए हैं ना, मैंने कहा कि ये ना हो कि सब बोर हो गए हो, कोई जवाब भी नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। चले आप 1 मिनट पूछ लें उनको आप। हमने पढ़ने हैं जी सर पढ़ पेजेस, रहा है। 93 तक पेजेस पढ़ने हैं। क्विज भी आने वाला है, अभी हम पहुंचे हैं जी 57 तक, ठीक है। तो देख लें, अगर आप कहते हैं इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक में आपका क्विज आ जाना है, तो फिर आपको अगर कोई मुश्किल रह गई या समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, देख लें। ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके अंदर कोई ऐसा कोई आपने ये पहले पढ़ी हैं, सिंपल हम इसको गो थ्रू कर रहे हैं। बैच साइज है आपके पास, बैच साइज क्या है, आपने इतने इतने टुकड़ों का एक स्लाइस बना देना है। मसलन आपके पास 1000 पेजेस हैं, ठीक है। आपने, अच्छा, आपको मैं रियल वर्ल्ड की एग्जांपल देता हूँ। आपकी स्कूल के अंदर किताबें आती थी जब आप स्कूल लेवल पे थे, तो गवर्नमेंट में अगर आप पढ़े हैं तो उनमें वो फ्री बुक्स दी जाती हैं। वो असातिज़ा किराम क्या करते थे, वो 4 5 बच्चों को बुला लेते थे, उनको थोड़ी थोड़ी ना किताबें दे देते थे, ठीक है, हर सेट दे देते थे। अब उन्हें क्या कहते थे कि आपने आगे बच्चों को डिवाइड करनी है इतनी इतनी बुक्स, ठीक है। वो बच्चे क्या करते थे, आगे उनको डिवाइड, इट्स मीन आपके पास वो 100 बुक्स आई, आपने 25 की क्या किए, सैंपल्स तैयार कर लिए, बैच टुकड़े तैयार कर लिए अलहदा से। अब आपने कहा कि 25 आपने बच्चों तक पहुंचाने, 25 आपने, 25 आपने, 25 आपने पहुंचाने हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या है वो 25। आप अगर इस तरह नहीं इसको समझ सकते, आप क्या करें, 0 से 25 तक, फिर नेक्स्ट 25 से 50 तक वो दूसरा बच्चा उसको पे कर रहा है, फिर 50 से 51 या आगे नेक्स्ट जो आपके पास 75 तक है वो क्या है, वो नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो डिलीवर कर रहा है बच्चों को, और फिर 75 से 100 तक वो फोर्थ स्टूडेंट जो है वो पे कर रहा है। तो इस तरह आपकी ये बैच साइजेस भी डीप लर्निंग के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं कि 0 से 128 तक पिक उठाओ, उसकी सारी ट्रेनिंग करवाओ, सारे प्रोसेस से गुजारो, फिर आगे आप 128 से 256 तक की तस्वीर उठाओ, उन पे ये सारा वर्क अप्लाई करो, ठीक है। और ये जब 60,000 तक आपका तमाम का तमाम वर्क आउट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये काउंट होगा एक इपोक, ठीक है। तो एक इपोक के अंदर बहुत सारे बैचेस मौजूद होते हैं, ये बात क्लियर है। यस। ठीक है, तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि 0 से 128 ये फर्स्ट बैच है आपका, सेकंड बैच क्या है आपका 128 से 256, और इस तरह आप nth बैच तक जाएंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि 128 बाय मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। और कॉलन देंगे तो 128 बाय मल्टीप्लाई n+1, तो उसमें जो है n के अंदर +1 होता जाएगा, तो आपकी वैल्यू बैच साइज जो है वो काउंट होते जाएंगे इस तरह।
When considering such a batch tensor, the first axis axis 0 is called the batch axis. ठीक है, आपका जो फर्स्ट एक्सिस होगा वो क्या होगा, बैच एक्सिस हो, आपने कितने बैचेस प्रोवाइड करने हैं, और बैच डायमेंशन। तो एक्सिस और डायमेंशन जो है वो एक ही चीज के दो नाम है। दिस इज टर्म यू शैल फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर व्हेन यूजिंग कैरस एंड अदर डीप लर्निंग लाइब्रेरीज। तो आपको ये इनका सामना करना पड़ेगा बेशतर औकात जब आप कैरस और डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डाटा टेंसर्स है, इसके अंदर है वेक्टर डाटा। वेक्टर डाटा क्या है हमारे पास, मैट्रिसेस, 2D टेंसर्स। अच्छा, ये आपके लिए बहुत जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको वो तमाम की तमाम चीजें मालूम होनी है कि 2D टेंसर्स के अंदर हमारे पास क्या चीज है, सैंपल्स है और फीचर्स है हमारे पास। ठीक है, ये दो इसके पैरामीटर्स होंगे 2D के अंदर। अगर हम टाइम सीरीज डाटा और सीक्वेंस डाटा की बात करें या 3D टेंसर्स की बात करें, तो उसमें पहला एक्सिस देखिए हमारे पास क्या होगा, सैंपल्स का, दूसरा हमारे पास होगा टाइम स्टेप्स का, और तीसरा हमारे पास क्या होगा, फीचर्स का। ठीक है, इमेजेस की बात करें, इमेजेस क्या है, 4D टेंसर्स ऑफ शेप। सैंपल्स, इमेज 3D है, जब आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये 4D टेंसर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो सैंपल्स पहला इसका पैरामीटर है, दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को, तीसरा वेट को, और चौथा चैनल्स को आपको रिप्रेजेंट करेगा। या आप इसके लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि फर्स्ट पे सैंपल ले हैं, सेकंड पे चैनल्स ले हैं, थर्ड पे हाइट ले हैं और फोर्थ पे वेट ले जाएं। वीडियो के लिए आप क्या 5D टेंसर्स ऑफ शेप इस्तेमाल करेंगे, यानी इसके 5 पैरामीटर्स होंगे। पहले वाला सैंपल्स होगा, कितने सैंपल्स आपके पास हैं, फिर इसके फ्रेम्स बताएंगे आप, फिर इसकी हाइट यानी और ये तमाम के तमाम आपके पिक्सल्स हैं ये बताएंगे, और फिर आप इसके चैनल्स बताएंगे। या इसके लिए भी आप दूसरा ये काम कर सकते हैं कि सैंपल्स के बाद आप फ्रेम्स, फ्रेम के बाद चैनल्स बता दें, हाइट और विद पिक्सल यानी एंड पे ले जाए। तो आप कोई भी इसका सिंटैक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है हमारे पास वेक्टर डाटा, ये मोस्ट कॉमन केस है। डाटा पॉइंट कैन, सॉरी सर, ये वीडियो डाटा का कोड आपने जुपिटर पे रन किया है? वीडियो डाटा के साथ अभी मैनिपुलेशन की नहीं है। जी सर, वो हमारे साथ भी शेयर कीजिए। हाँ जी, चले इंशाल्लाह जरूर। वो वैसे सर कासिम की है उधर गिटहब के ऊपर, उधर काफ़ी ज़्यादा ऑडियो वीडियो इमेजेस के रिलेटेड वहाँ पे आपको मुख्तलिफ डाटा मिल जाता है। इंशाल्लाह इसे करते हैं। ठीक है सर। अच्छा, an actuarial data sets of people where we consider each person's age, zip code। हमारे पास क्या है, each person's age, zip code और इनकम है। तीन हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट है। each person can be characterized as a vector of 3 values। ठीक है, एक वेक्टर है, टेंसर है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, 3 वैल्यूज है। एंड दस एन इंटर डाटा सेट ऑफ 1 मिलियन पीपल कैन बी स्टोर्ड इन 2D टेंसर्स ऑफ शेप। ये 2D टेंसर्स के अंदर आप इसे लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या है, इमेजेस हैं टोटल, ये आपके पास क्या है, उनकी वैल्यूज हैं तमाम के तमाम, कितने उसके अंदर एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। तो इस तरह आपको डाटा मिलेगा। अ डाटा सेट ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स where we represent each document by the counts of how many times each word appears in it। हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर जाने की कौन सा वर्ड कितनी दफा रिपीट हुआ है, आउट ऑफ ए डिक्शनरी ऑफ 20,000 कॉमन वर्ड्स। हमारे पास 20,000 कॉमन वर्ड्स हैं, उसकी मुख्तलिफ जो है ना वो कलेक्शन है मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ। तो हम चाह रहे हैं कि हर वर्ड चेक करेंगे कितनी बार रिपीट हुआ है। Each document can be encoded as a vector of 20,000 values, one count per word in the dictionary, and thus an entire dataset of 500 documents can be stored in tensors of shape। ठीक है, तो हमारे पास 500 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको हमने क्या किया, 20,000 शेप्स जो वो प्रोवाइड किए हैं डिक्शनरी के अंदर जो हमारे पास वर्ड्स हैं। तो इस तरह इसकी जो है ना शेप जो हम करते हैं। टेंसर ये पढ़ लेते हैं, टाइम सीरीज 2D वाला, फिर बाकी इंशाल्लाह कल हम देख लेंगे, बस एक ये पढ़ लें। टाइम सीरीज डाटा और सीक्वेंस डाटा। वेन एवर टाइम मैटर्स इन योर डाटा, जब आपके रियल वर्ल्ड के लिए आप कहते हैं आपने किस टाइम के ऊपर क्या काम परफॉर्म किया, इट्स मीन आपके टाइम की इंपॉर्टेंस उसके अंदर शामिल हो चुकी है। आपके लिए फिर टाइम जो है वो
इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुका तो आप उसे ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे कि 2001 के अंदर आबादी कितनी थी, 2005 के अंदर कितनी है, 2010 के अंदर, 2015, 2020, ठीक है। इट्स मीन यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, टाइम मैटर कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास फिर क्या होगा, इट मेक्स सेंस टू स्टोर इन इट ए 3D टेंसर। है ये 2D टेंसर था, लेकिन इसको जब हम स्टोर करवाएंगे क्या कराएंगे 3D टेंसर के अंदर, क्योंकि इसके हमें सैंपल्स मोर देन वन जब हम कलेक्शन की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम सीरीज जो है वो 2D है, ठीक है। जब हम इसको एक सैंपल्स कलेक्शन की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, सैंपल्स इसकी थर्ड एट्रीब्यूट बन जाएगा, थर्ड पैरामीटर। फिर क्या होगा, इसको हम 3D के अंदर स्टोर करवाएंगे। डाटा सेट ऑफ 1 मिलियन पीपल कैन बी स्टोर्ड इन 2D टेंसर्स ऑफ शेप। अच्छा ये सॉरी हम यहाँ पहुंच गए। इट मेक सेंस इट स्टोर इन ए 3D टेंसर विद एन एक्सप्लिसिट टाइम एक्सिस, यानी एक तीसरा जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, टाइम का। ईच सैंपल कैन बी इनकोडेड एज अ सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स ए 2D टेंसर एंड thus a batch of data will be encoded as a 3D टेंसर। यहाँ तक आपका तमाम काम जो है वो 2D होगा। जब आप उसके अंदर थर्ड वाला बैच जो है वो साइज इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो एक डायमेंशन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, 3D के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपके पास क्या है, टाइम स्टेप्स है, ठीक है। ये एक्स आप समझ लें, ये एक्स है आपके पास, ये आपके पास वाई है, और ये इसकी डेप्थ है, यानी इसके सैंपल हैं कि कितनी लेयर्स आपके पास मौजूद है इस डाटा की। आपने ये जब 3 एक्सिस 3 डायमेंशंस कलेक्ट करके एक ही जगह पे प्रिंट करवा दी, रख ली, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक 3D टेंसर बन जाएगा। क्लियर है, ए 3D टाइम सीरीज डाटा टेंसर। द टाइम एक्सिस ऑलवेज द सेकंड एक्सिस। ये बातें जरा जहन में रखिएगा, ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं कि टाइम एक्सिस यहाँ पे ऑलवेज है, तो फिर आपको इंडेक्सिस का क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, 1। Let's look at a few examples. A data set of stock prices every minute. अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे टाइम की बहुत ज्यादा शिद्दत। आप कहते हैं ना कि 10:10 पर स्टॉक एक्सचेंज आलमी तारीख के बुलंद तरीन सतह पे था। आज पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग हुई है वो बुलंद तरीन सतह पे थी, इतने बजकर इतने मिनट पे, कहते हैं ना, बताइए। आवाज आ रही है मेरी? आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं? सजाद भाई आप अवेलेबल हैं? सर जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैंने कहा शायद प्रॉब्लम है, नहीं आ रही। तो आप बताइए कि आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो वहां पे ये बात करते हैं ना कि इतने बजकर इतने मिनट पे स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग थी वो इस सतह पे थी, करते हैं ना। तो इट्स मीन वहां पे आपको टाइम की इंपॉर्टेंस दरकार है। तो जब दरकार है तो फिर आप उसको 3D के अंदर कन्वर्ट करके करते हैं। An entire day of training is encoded as 2D tensors of shape. There are 390 minutes in a trading day, okay? And 250 days worth of data can be stored in the 3D tensors of shape. तो 250, 390 और 3, अब ये 250 क्या है आपके, 250 आपके डेज हैं और 390 आपके क्या हैं, डे के अंदर मिनट्स हैं, और आपके पास ये 3 उसके क्या हैं, ये वाला हमने पढ़ा है ना ऊपर, पर्सन एज, जिप कोड और इनकम वगैरह तमाम का। Hence each sample would be 1 day's worth of data. ठीक है, a data set of tweets where we encode each tweet as a sequence of 28 to 80 characters out of an alphabet of 128 unique characters. In this setting, each character can be encoded as a binary vector of size 120 and all zeros vector except for a one entry at the index corresponding to the character.
देन ईच ट्वीट कैन बी इनकोडेड एज अ 2D टेंसेस ऑफ शेप, ठीक है। ये आपकी क्या बता रहा है, 280 कैरेक्टर्स हैं और 128 यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड अ डाटा सेट ऑफ 1 मिलियन ट्वीट्स कैन बी स्टोर्ड इन टेंसेस ऑफ शेप। यहाँ पे आपने उसको सैंपल बता दी कि 1 मिलियन है हमारे पास, ठीक है, ठीक है 1 मिलियन है। और यहाँ पे आपने बता दिया कि 280 हमारे पास क्या है, करेक्टर्स हैं और 128 यूनिक करेक्टर्स हैं हमारे पास। तो इस तरह आपने डाटा सेट जो है ना वो ट्रेन कर लिया। वाखिर दावा ये अल्हम्दुलिल्लाह। इस हजार भाई स्टॉप कर दें।